तो दोस्तों आज मैं हेल्थ पैराडाइज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 और 3 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि गबीमारू जिसकी याददाश्त चली गई है वो टामी और बाकी सबके साथ कासल की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी वो चोबे से टकराता है जो कि टाओ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है और साथ ही वो यहाँ गबीमारू को काफी अच्छी टक्कर भी देता है, लेकिन बाद में उसका टाओ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और दूसरी तरफ सागिरी और बाकी लोग होते हैं जो कि किसी तरह गबीमारू और बाकी सबको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर चोबे अपने ताओ का इस्तेमाल करते हुए अपने असली फॉर्म को अनलीश करता है, जिसमें उसकी बॉडी की सारी खाल उसके जिस्म से हट जाती है और उसकी सारी नसें काफी ज्यादा बड़ी होने लगती है, जिनकी मदद से वो गबीमारू पर हमला करने लगता है। गबीमारू पर अब चोबे काफी ज्यादा भारी पड़ने लगा था क्योंकि इन नसों की वजह से गबीमारू उसके करीब ही नहीं पहुंच पा रहा था। और जब टामिया गबीमारू को स्ट्रगल करता देखता है तो वो यही सोचने लगता है कि आखिर गबीमारू अपने ताओ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, जिस पर मैं उसे सच्चाई बताती है कि गबीमारू की याददाश्त चली गई है और वो पूरी तरीके से ताओ का इस्तेमाल करना भूल चुका है और साथ ही उसके ताओ अब खत्म होने लगा है, जिस वजह से अगर वो चोबे से और भी ज्यादा देर तक फाइट करेगा तो गबीमारू यहाँ पर लाजमी मारा जाएगा। अब यहाँ चोबे को अपने ताओ के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से दिखना बंद हो जाता है, जहाँ उसकी आंखों के सामने सब जगह अंधेरा छा जाता है और वो सिर्फ सेंस करके ही लोगों पर हमला करने लगता है। गबीमारू भी इस बात को रियलाइज कर लेता है कि चोबे अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो ये भी रियलाइज कर लेता है कि वो अभी चोबे से अगर फाइट करने के लिए आगे बढ़ा तो वो भी इस फाइट के दौरान मारा जाएगा और वो फिर अपने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि इस फाइट के दौरान अगर वो मारा भी जाए तो वो चोबे को अपने साथ ही लेकर मरेगा और वो फिर चोबे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ देर तक इनके बीच काफी तगड़ी फाइट चलती है, लेकिन तभी टोमा अपने भाई को इस तरह पागल होता देख उसे रोकने की कोशिश करता है और उनकी फाइट पे बीच में आ जाता है, जहाँ चोबे जिसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था वो अपने छोटे भाई को ही जख्मी कर देता है और जब वो अपने भाई की आवाज सुनता है तो उसे जख्मी हालत में देख वो अपने होश में आ जाता है। टोमा यहाँ कमजोर होने की वजह से अपने बड़े भाई से माफी मांगने लगता है, जहाँ पर तभी गबीमारू उस मौके का फायदा उठाकर उन पर पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं गबीमारू को रोकने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पहाड़ी के आधे हिस्से को तोड़ देती है, जिस वजह से चोबे उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और टोमा और गबीमारू उस पहाड़ी से गिरने से बच जाते हैं। गबीमारू की क्योंकि याददाश्त गई हुई है तो वो मे को उसकी पावर इस्तेमाल करता है देख उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और समझता है कि वो भी उन्हीं में से एक है और वो फिर मे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टामियो उसे एक झटके में बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये लोग टोमा को बंदी बनाकर कासिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन कट होता है जहां हम सागी और उसके साथ मौजूद सारे लोगों को देख पाते हैं जिन्हें कासिल के अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही होती है और उस आवाज को सुन ये लोग कासिल से बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ दरवाजे से बाहर निकलने पर ये लोग टामिया और फूची से मिलते हैं जिनके साथ गबीमारू और मे भी थे और साथ ही टोमा और एक डोशी भी जिन्हें इन लोगों ने बंदी बना रखा था। यहाँ मे का इतना बड़ा साइज देख ये लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, जहाँ हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि क्योंकि मैंने अपनी पिछली मर्तबा पावर इस्तेमाल करी थी तो जब भी वो अपना पावर इस्तेमाल करती है तो उसकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ये लोग आपस में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं, जहाँ पर फूची को पता चलता है कि सेंटा उस पूरी लड़ाई में मारा गया है, जिसे सुन वो रोने लगता है और उसकी ग्रेव को जाकर विजिट करता है। अब यहाँ कुछ ही देर में गबीमारू को होश आ जाता है जो कि अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सारे लोगों की बातों को सुनने लगता है, जहाँ सब लोग उसे होश में देख उसे आराम करने के लिए कहते हैं और गबीमारू बैठकर यहाँ आराम करने लगता है कि तभी सागिरी सेंस कर लेती है कि गबीमारू के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है और जब गबीमारू जान लेता है कि उसका बांटना फूट चुका है तो वो यहाँ पर सागिरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सब लोग सागिरी को यहाँ पर डिफेंड कर लेते हैं, जिसके बाद सागिरी सब लोगों को बताती है कि ताओ के कमजोर हो जाने की वजह से गबीमारू की याददाश्त मिक्स हो गई है, जहाँ वो सिर्फ अब कुछ ही चीजों को याद रख पा रहा है, जिसे ठीक करने के लिए हमें उसके ताओ को किसी तरह नॉर्मल करना होगा। और फिर सागिरी या गबीमारू के ताओ को रिस्टोर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और फिर अपने ताओ से उसके ताओ को रिस्टोर करने लगती है, क्योंकि उन दोनों के ही ताओ कंपेटेबल होते हैं। मैं ये देख काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि ताओ को रिस्टोर करने के लिए तुम्हें वो रिचुअल करनी पड़ती है, पर ये दोनों बिना ही रिचुअल के ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, वो भी सिर्फ टच के जरिए। और कुछ ही देर में गबीमारू का ताओ पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाता है, जिसके बाद उसकी हल्के हल्के करके सारी मेमोरीज आने लगती हैं। अब यहाँ ये लोग कासिल से दूर एक केव के अंदर पहुंचते हैं ताकि ये लोग कुछ देर बैठकर आराम कर सकें। यहाँ ये लोग टेंशन के बारे में बात करने लगते हैं जिनसे टामी और फूची अब तक नहीं मिले हैं, और क्योंकि गबीमारू की भी याददाश्त वापस आने लगती है तो वो बताता है कि गेट पर पहुंचने के दौरान वो भी एक टेंशन से फाइट कर रहा था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया था। ये देख हम समझ पाते हैं कि गबीमारू की याददाश्त वापस आने लगी है और वो यहाँ पर सब लोगों को तंग करने के लिए उनसे माफी मांगता है। अब यहाँ यूजरी और सागिरी साइलेंस से वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन गबीमारू वहाँ से वापस जाने पर मना कर देता है क्योंकि उसे वो पार्डन चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ आसानी से जी सके अपनी बीवी के साथ। लेकिन यूजरी यहाँ गबीमारू से कहती है कि उसकी बीवी एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि उसे विलेज के चीफ ने पागल बनाया है। ये सुन गबीमारू काफी शांत खड़ा रहता है और उसे यकीन दिलाने के लिए बताता है कि उसकी बीवी कैसी दिखती है और वो लोग कहाँ रहते थे और ऐसी बहुत सारी चीजें बताता है। ये सुन अब यूजरी अभी उससे आगे सवाल नहीं करते और उसे भी यकीन होने लगता है कि गबीमारू सच बोल रहा है, जिसके बाद ये लोग अपने आगे के प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ पर हम चोबे को देख पाते हैं जो कि पहाड़ी से नीचे गिर गया था, पर वो यहाँ अभी भी जिंदा था और उसका जितनी भी चोटें होती है वो सारी की सारी रीजनरेट हो जाती हैं, जिसके बाद उस पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन चोबे यहाँ उनको ताओ की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करने लगता है और सारे ही मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर तभी उसके सामने अचानक से रेन आकर खड़ा हो जाता है जो कि टेंशन का लीडर है। रेन और यहाँ चोबे के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, जहाँ रेन ये देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि चोबे भी अब उन्हीं की तरह बनने लगा है। रेन चोबे पर भारी पड़ने लगता है, जिस पर चोबे अपनी पुरानी वाली फॉर्म को अनलीश करता है, जहाँ उसकी बॉडी से पूरी खाल हट जाती है और उसकी नसों का साइज बड़ा हो जाता है, जिनके जरिए वो उस पर हमला कर पाता है। ये देख रेन काफी ज्यादा शौक होता है, जिसके चलते चोबे और
रेन को मार गिराता है। और क्योंकि रेन का कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था तो वो यहाँ पर रीजनरेट नहीं कर पाता और मर जाता है। अब यहाँ चोबे ने अपना सारा ताव इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो अपनी लिमिट पर होता है कि तभी यहाँ पर बहुत सारे रेन आ जाते हैं, जिन्हें देख हम समझ पाते हैं कि जिसको चोबे ने भी मारा वो असल में रेन का एक क्लोन था। रेन यहाँ चोबे को बेहोश करके कासिल के अंदर ले जाने लगता है क्योंकि वो उस पर रिसर्च करना चाहता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम मे को देख पाते हैं जिसकी तबियत अब खराब होने लगी है। अब तक सब लोग जान चुके थे कि मे भी टेंशन में से एक है और वो यहाँ पर उसकी तबियत की ठीक करने के बदले उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम गबीमारू और बाकी सबको भी देख पाते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ गबीमारू ने सजेस्ट किया था क्योंकि उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं पर उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स नहीं है, इसलिए वो कहता है कि सब लोग मुझ पर एक साथ हमला करो और फिर सब लोग उस पर एक साथ हमला करना शुरू करते हैं, जहाँ गबीमारू ताओ की मदद से उन सारे अटैक्स को डॉज कर पाता है और साथ ही उन्हीं के ताओ को उनके खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। ये देख सब लोग शौक हो जाते हैं और टोमा भी ये देख काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि वो यहाँ मौजूद सब लोगों में से सबसे ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से वो यहाँ टामिया से उसे ट्रेन करने के लिए कहता है ताकि वो बाद में अपने बड़े भाई को बचा सके। टामिया उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है और ये लोग अभी से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सीन कट होता है जहाँ हम चोबे को रेन के फीमेल वर्जन के साथ देख पाते हैं और ये लोग यहाँ रिचुअल करने का डिसाइड करते हैं, ये देखने के लिए कि चोबे का ताऊ किस तरीके का है। अब चोबे जानता है कि वो अपनी इस हालत में रेन से नहीं जीत सकता, जिस वजह से वो उससे सवाल करने लगता है कि आखिर ये सब क्या है और इस आइलैंड को क्यों बनाया गया है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन रेन उसे पूरी कहानी बताने लगती है और फिर हम इस पूरे आइलैंड की कहानी के बारे में जान पाते हैं कि हजारों साल पहले एक शुफू नाम का आदमी था जो कि किसी तरह इमॉर्टल बनना चाहता था और उसके लिए उसके पास सिर्फ एक ही लीड थी जो कि था ताओ का इस्तेमाल करना, क्योंकि ताओ ही है जो कि यहाँ हर एक चीज में मौजूद है और वो कहीं से भी हासिल किया जा सकता है। अब अपनी रिसर्च के लिए वो यहाँ 1000 और उनके साथ 100 और क्राफ्टमैन्स को यहाँ लेकर आया था इस आइलैंड पर, जहाँ वो उन पर स्टडी कर सके और फिर उसने सारे इंसानों के ताओ को अलग अलग स्पीशीज और प्लांट्स के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया, जिससे मोनशिन और सोशिन जैसे मॉन्स्टर्स पैदा हुए। और जिन इंसानों को उसने प्लांट के साथ मर्ज किया था वो लोग टेंशन में तब्दील हो गया, जो कि उसकी सबसे अभी तक की बड़ी रिसर्च थी। इनमें से जो सबसे पहले टेंशन पैदा हुए थे उनमें से एक रेन था और दूसरी मे थी, जिसके बाद ही बाकी सारे टेंशन पैदा हुए। और टेंशन के बन जाने के बाद उसने इमॉर्टैलिटी को अचीव कर लिया था, जिसके बाद बाकी इंसानों की उसे नीड नहीं थी तो उसने उन्हीं आइलैंड पर रहने की इजाजत दे दी। लेकिन उसके पीछे भी उसकी एक वजह थी कि वो उन इंसानों का इस्तेमाल करके उनसे उनकी लाइफ फोर्स छीन कर एक टान बनाना चाहता था, जिसे पीकर वो इमॉर्टल रह सकता है और इसे हम एलिक्सर भी कह सकते हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और जब भी किसी इंसान में से उसकी लाइफ फोर्स यानी कि ताऊ छीन लिया जाता है तो वो एक प्लांट जैसे मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। अब रेन यहाँ चोबे से कहती है कि अगर वो उसके ताऊ को पूरी तरीके से स्टडी कर लेती है और उसे मैनिपुलेट करने का मास्टर कर लेती है तो वो टान को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएगी, जो कि असल में एलिक्सर है। और वो फिर यहाँ चोबे को दो चॉइसेस देती है कि या तो वो हमारा दुश्मन बन जाए या फिर हमारे साथ मिलकर ताऊ को स्टडी करने में हमारी मदद करे। चोबे उसकी पहली चॉइस को चूज करता है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को भी बचाना है, इसलिए वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये लोग रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और उसके बाद हमें दो और बातें बताई जाती हैं कि शुफू जो कि इन लोगों को बनाने वाला है क्या वो जिंदा भी है, ये हम नहीं जानते। और जो दूसरी बात पता चली है वो ये है कि जितने भी लोग इस आइलैंड पर रहेंगे उनकी लाइफ फोर्स उनकी बॉडी से कम होती रहेगी और ऐसा करने के लिए उनके पास एक तरीका है। ये तरीका क्या है वो हमें आगे किसी एपिसोड में पता चलेगा। और फिर तभी हम मे को देख पाते हैं जो कि सागिरी और बाकी सबको भी यही सेम कहानी बताती है। और साथ ही ये भी कि जब मास्टर शोफू ने हम दोनों को बनाया था तो रेन उसके बाद से काफी ज्यादा बदल गया, जिसके बाद उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करी और मेरे कोर को डैमेज कर दिया, जिस वजह से मैं अपने आप को हील नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि ताऊ का 2 बार इस्तेमाल करने की वजह से उसकी बॉडी अब पेड़ में तब्दील होने लगती है। अब ये पेड़ का मुंह वाला आदमी मे को सजेस्ट करता है कि वो उसकी बॉडी से सारा का सारा ताऊ ले ले, क्योंकि आखिरकार वो तो एक पेड़ बनने ही वाला है और जल्दी अपने बोलने की ताकत भी खो देगा। लेकिन उसके ताऊ से मे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, जिस पर वो कहता है कि मे मेरी एक बेटी की तरह है और इसलिए मुझे उसके लिए फादर का फर्ज अदा करना होगा। मैं यहाँ रोते हुए उसकी बॉडी से उसका सारा ताऊ निकाल लेती है और उससे अपने आप को ठीक कर लेती है, जिसके बाद ये आदमी मारा जाता है। और ये देख पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि टेंशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि वो किसी की भी बॉडी से उसका सारा ताऊ निकाल कर उसे पूरी तरीके से मार सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। वो कंडीशंस क्या है ये लोग नहीं जानते। अब यहाँ मे का साइज वापस छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, जिसके बाद गबीमारू और बाकी सब अपने आगे के प्लान्स को डिस्कस करने लगते हैं कि तभी मैं यहाँ और भी लोगों को आइलैंड पर सेंस कर पाती है। जिसके बाद हम इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं कि जिक्का और शोगिन बहुत सारे वगाकुरे विलेज के शिनोबी के साथ इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और साथ ही उनका सामना मोनशिन से भी हो चुका है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आके क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।